हेलो एवरीवन। अब तक हमने फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट टाइप जो भी है आपका शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, वो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम एक दूसरे टाइप को लेके आए हैं जिसका नाम है इंडक्टर फ़िल्टर। क्या काम करता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, देखो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि एक करंट में जो चेंज होता है उसको अपोज करता है। ठीक है, करंट में जो चेंज होता है उसको अपोज करता है, यानी कि करंट इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें अगर कोई चेंज होता है तो उस चेंज को वो अपोज करता है। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है, एज वी नो दैट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज अपोजिंग एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। राइट, आप देख सकते हो इजीली। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा अभी एज वी नो द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज अपोजिंग एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। नेक्स्ट फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया है। एक्चुअली फिल्टर काम क्या करता है? फिल्टर करता है जो भी आपकी रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रही है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ AC एंड DC। तो फिल्टर क्या करता है? फिल्टर का यूज़ क्यों किया गया है? फिल्टर का यूज़ इसलिए किया गया है सो दैट कि आप उस AC और DC में से केवल और केवल DC को आउटपुट पे लेके आओ। फिल्टरिंग का मतलब यही तो है कि कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब AC को रिमूव किया जा रहा है। डेफिनेशंस वगैरह ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। This is another method for filtering out the pulsation by using inductor. We know that XL equal to ओमेगा L। ठीक है, वहाँ पे जब कैपेसिटर पढ़ाया था तो 1/ओमेगा C बताया था, एंड ओमेगा इज़ द 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, जस्ट पुट आउट द वैल्यूज, एंड XL इज़ नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे इसको बोला जाता है। DC के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, ये आप लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हो। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसको यहाँ पे पुट करोगे, F की वैल्यू 0, तो ये XL भी 0 आ जाएगा। XL 0 होने का मतलब क्या है कि इंडक्टर स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है DC के फ्लो को बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वाइल इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ AC, जबकि AC को बहुत हाई इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इंडक्टर AC को तो ब्लॉक कर रहा है और DC को अलाउ कर रहा है। ठीक है ना, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो AC कंपोनेंट है रेक्टिफायर वोल्टेज का, वो बहुत लार्जली रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है इंडक्टर से। ठीक है ना, एंड DC पासेस विदाउट एनी चेंज। DC में कोई चेंज नहीं होता है, DC एज इट इज़ निकल जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि इंडक्टर ब्लॉक्स AC एंड अलाउ DC। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट सेंटेंस। ठीक है ना, इस सेंटेंस का मैं बार बार यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसका सर्किट डायग्राम, ये मैंने फुल वेव के लिए बना रखा है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। आप हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी बना सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिमिलरली जैसे फुल वेव आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर्स में, आप देख चुके हो। सबसे पहले तो ये तो सारा का सारा फुल वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि लास्ट लेक्चर में जब कैपेसिटर फिल्टर बताया था तो यहाँ पे जो कैपेसिटर था ना, उसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे इस इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। क्यों किया गया है? बिकॉज कंडक्टर के पास अपने एक खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो AC को ब्लॉक करता है और DC को अलाउ करता है, और हमको आउटपुट में चाहिए क्या? DC। तो आप इसको सीरीज में लगा दो तो AC को तो ब्लॉक कर देगा, DC आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको इसको पैरेलल में लगाने की कोई यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, as we have discussed in last lecture, the output of rectifier is combination of AC plus DC. it means repel output होती है वो। ठीक है ना, to reduce AC we use inductor in the circuit as shown in the diagram। जैसे कि आपको दिखाया गया है, इंडक्टर का यूज किस लिए किया गया है कि जो रेक्टिफायर के आउटपुट में जो AC और DC का कॉम्बिनेशन है
ठीक है ना। इस एसी को रिमूव करने के लिए यहाँ से, यानी कि इसको कम करने के लिए एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कंप्लीट रिमूवेबल नहीं होता है कभी भी, कंप्लीट एकदम से अलग से नहीं होता है बिल्कुल भी, कि आप बिल्कुल 100% एसी को रिमूव कर दो यहाँ से, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप एलसी सर्किट वगैरह पढ़ोगे, पाई भी पढ़ोगे, पाई फिल्टर भी पढ़ोगे, तो जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे सर्किट के अंदर उतनी ही बेटर आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है ना। नोटिस करो कि इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेक्टिफायर सर्किट, बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट है, बिकॉज इट ब्लॉक्स एसी एंड अलाउ डीसी, बताया गया है आपको अभी, एंड द आउटपुट ऑब्टेन्ड विल बी डीसी अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आरएल, राइट। आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म कैसा होगा, देखो ये मैंने यहाँ पे ना हाफ वेव के लिए बना दिया आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो ये ऊपर जो ये बनाया हुआ है ये ऐसे और ऐसे, ये तो है आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट ऐसे होती है इस तरीके से, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए ये ब्लॉक कर देता है, नेगेटिव में आपका जीरो आता है आउटपुट, ठीक है ना। अब जब इसको इंडक्टर फिल्टर के केस में जब आप इसको यूज करते हो, इंडक्टर फिल्टर का यूज करने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, समझ में आ रहा है कि आउटपुट की जो पीक है देखो कम हो गई है, आउटपुट कम हो गई है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, डायग्राम में बताया गया है कि रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन है तो ज़्यादा है, लेकिन जो फिल्टर इंडक्टर फिल्टर की जो आउटपुट होगी वो केवल डीसी की वजह से होगी, ठीक है। जो डीसी यहाँ से पास होकर आएगा करंट इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वहाँ से हम आउटपुट निकाल लेंगे, वो आपको पता है V = IRL का यूज़ करेंगे हम, तो उससे हम आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया आउटपुट हाफ वेव का। इस फुल वेव पे आ जाओ, इस फुल वेव में देखो फुल वेव का वैसे आउटपुट क्या होता है, इस तरीके से होता है, लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा हुआ है फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, आप फर्स्ट लेक्चर को पढ़ोगे आराम से, उसको देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। उसके बाद अब यहाँ पे आउटपुट जो इसकी आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है ना, यानी कि थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी और इस तरीके से ले जाएगी आगे, तो इस तरीके से तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ी मिस्टेक दिख रही है मेरे को, तो मैं इसको डाल दूंगा नीचे एक लिंक में थोड़ी देर बाद। आउटपुट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर व्हेन इंडक्टर फिल्टर इज यूज्ड, तो ये आउटपुट उसकी है, ये T/2 है, ये T है, ये 3T/2 है, ये 2T है, ऐसे यहाँ पे T/2 T 3T/2 दीज आर द जस्ट ये एक पीरियड है, जैसे कि आप पढ़ते हो साइनोसॉइडल वेव में, कोसाइन वेव में, वहाँ पे आप पढ़ते हो वही सेम है ये चीज़। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एक आपके सिलेबस में रिपल फैक्टर नाम की एक चीज़ है, और वो बीएससी का जो सिलेबस है जितने भी इसमें फ़िल्टर्स हैं उन सभी फ़िल्टर्स में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट रिपल फैक्टर विद इंडक्टर फिल्टर, राइट। आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी पड़ती हैं। एक तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो फोरियर एनालिसिस यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम जो हमें वोल्टेज आउटपुट मिलता है, नहीं, ये जो आउटपुट है ये इसका पूरा एक्सप्रेशन होता है, बट यहाँ पे ड्राइव नहीं किया गया है। हाँ, डेरिवेशन के लिए आप कुछ भी चेक कर सकते हो, बुक्स में तो मुश्किल मिलेगा, वैसे बुक में मिल सकता है। आप फोरियर एनालिसिस फोरियर ट्रांसफॉर्म आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, या फिर बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक में ये मिल जाएगा, अदरवाइज आप गूगल कर सकते हो। इसका डेरिवेशन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको जस्ट आउटपुट याद रखना है फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर का। इफ़ यू नो द आउटपुट then you can calculate the things very easily, right।
अगर आप यहाँ पे आउटपुट इस आउटपुट को कैलकुलेट करने बैठोगे हाफ वेव और फुल वेव का, तो ये बहुत मतलब लेंथी टाइप हो जाएगा ना यहाँ पे, तो इसको जस्ट रीड आउट करना है सीधा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पे RHS में, ये फर्स्ट वाली टर्म है V0/पाई, इस टर्म की वजह से हमें IDC मिलेगा, यानी DC करंट मिलेगा। और जो बाकी की जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, DC हार्मोनिक्स। सिमिलरली फॉर फुल वेव रेक्टिफायर ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है सेम आएगा ऐसे इस तरीके से। जस्ट गिव द नेमिंग ऑफ दिस इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 and 2। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी करंट आपको पता है V = IR, जस्ट यूज ओम्स लॉ, V = IR and with the help of Ohm's law you can calculate the current in the circuit, right? IDC is VDC/RL. RL is the load resistance here, VDC is the voltage of DC voltage, IDC is the DC current। राइट, और VDC क्या है यहाँ पे 2V0/पाई। आपको अभी अभी बताया गया है कि जो DC करंट आता है वो केवल फर्स्ट फैक्टर जो होता है ना यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट वाला फैक्टर है इसकी वजह से आता है। बाकी की जो टर्म है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उनको हम AC हार्मोनिक्स बोलते हैं। DC का DC से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब पीक वैल्यू क्या है इसकी आप देख सकते हो, देखो ये इक्वेशन हमें पता है, अभी अभी हमने ऊपर देखी है। तो यहाँ पे जो 4V0/3पाई है, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4V0/3पाई, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, वोल्टेज। गिव इट इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ AC voltage। VRMS इज V0/√2 एज यू नो वेरी क्लियरली। मतलब इसको तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो ये तो हमारे माइंड में एकदम से याद ही होना चाहिए। VRMS IRMS क्या होते हैं, तो V0/√2 होता है। V0 की जो भी वैल्यू है आपकी क्या है, पीक वैल्यू 4V0/3पाई। जस्ट पुट द वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसको RMS निकल जाएगा आपका, ठीक है। IRMS निकल जाएगा VRMS/R, जस्ट 4V0/3√2पाई अपॉन में अंडर रूट। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो RL² प्लस 2ωL का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इस तरीके से निकल जाएगा। रिजल्टेंट जो निकलेगा आपका रेजिस्टेंस 2ωL यहाँ पे इम्पीडेंस है इंडक्टेंस का, ठीक है ना, जो भी इंडक्टर कोयल आपकी सर्किट में लगी हुई है उसकी वजह से। 2ω इज़ द फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड हार्मोनिक। 2ω इसीलिए बोला गया है कि सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर ये ओमेगा लिखता मैं यहाँ पे तो इसका मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। तो रिपल फैक्टर को रिप्रेजेंट आप किससे कर रहे हो, गामा से। IRMS/DC होता है, राइट। जस्ट पुट आउट द वैल्यूज, पुट करोगे, कैलकुलेट इसको करोगे, सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये आता है, ये कब आता है, अगर 4ω² L²/RL² मच ग्रेटर देन 1, देन गामा इज RL/3√2ωL। क्लियर। तो ये आपका फुल वेव का जो गामा है, रिपल फैक्टर है, उसका ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। और ये एक्स्ट्रा में कुछ इसकी कैलकुलेशन दिखा रखी है कि कैसे निकल के आता है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है सारा का सारा। फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर दोबारा से आएंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।